हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत गौतम, अवंती फेलो ऑफ फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआई का चैप्टर टेस्ट, जिसका कोड है SB802624। ठीक। तो आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, उसको बड़े ध्यान से सुनना। ठीक। सब अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठना। ठीक। जो भी क्वेश्चन आए पहले उसको स्क्रीन पर पोज करना, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक। तो ऐसे करके हम आज का पूरा जो सॉल्यूशन है उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो नीट के लिए हमारा चैप्टर टेस्ट था। तो इस सबसे पहले इसका वेटेज जान लेते हैं। वेटेज क्या था हमारा। ठीक। तो हमारा जो नीट का वेटेज है इस चैप्टर का, वो एक से दो क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे देखने के लिए। ठीक। और जो डेटा को हमने देखा, उससे हमें पता लगा कि 5 ईयर्स के जो आपके 5 ईयर के अंदर कम से कम मतलब लगभग 9 क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो हैं जनरेशन ऑफ ईएमएफ, इंडक्टेंस, जनरेटर। इन तीनों टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो, ठीक है, कर ले हम लोग बच्चों ट्राई। तो क्या लिखा हुआ है, एक एसी जनरेटर है जिसकी कॉइल कितनी है, एन टर्न्स है, इसके अंदर एरिया क्या है, सेम एरिया है ए, टोटल रेजिस्टेंस किसका आर है, और फ्रिक्वेंसी कितनी ओमेगा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगी कॉइल से जनरेट होती है। तो आपको सिंपल सा ये है कि आपको पता है ना, इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, -d फाई/dt होती है। ठीक है। अब आपको फाई की वैल्यू देखेंगे, फाई कैसे निकालते थे। तो फाई याद करो बच्चों, क्या होता था, NBA। फाई की वैल्यू होती थी, इसको कैसे लिखते थे, NBA cos ओमेगा टी। है ना, डॉट प्रोडक्ट लगता है, क्या लगता है, cos ओमेगा टी। अब फाई हमारा ये आ गया, इसको एक बार डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा। तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, जरा कितना होगा। ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो बताओ कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा, -d फाई/dt। इसका क्या होगा, माइनस, ठीक, NBA cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा तुम्हारा, -sin ओमेगा टी। और अंदर वाले का डेरिवेटिव भी होगा, तो साथ में क्या होगा, ओमेगा की गुणा भी होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा कितना मिलेगा, हमारा मिलेगा NBA ओमेगा, एंड मिलेगा sin ओमेगा टी। ठीक। अब आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू निकालनी थी। मैक्सिमम ईएमएफ कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, पूरे की 1 हो जाए, तब मैक्सिमम होगा। तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू NBA ओमेगा। ठीक है बच्चों। चलो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, NBA ओमेगा। तो ऑप्शन डी क्या है बच्चों, करेक्ट है। चलो, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखो। रेडियस दे रखी है कंडक्टिंग लूप की, एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दे रखी है 0.5 टेस्ला की। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, कहाँ तक हो रही है, 0 तक हो रही है। 0.5 टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है वो। और कितनी देर में हो रही है, 0.5 सेकंड के अंदर डिक्रीज हो रही है। आपको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी सर्कुलर लूप के लिए। ठीक। 0.25 सेकंड पर। तो बताओ कितना होगा, हमको फिर से क्या कर देना है, वही वाले फॉर्मूला हमको लगा देना है, इक्वल टू -d फाई/dt। आर की वैल्यू की 1 है, तो बताओ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी -d फाई/dt। ठीक। फाई क्या होती है तुम्हारा, B.A। बी चेंज हो रहा है ना, ए तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, -d/dt। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, BA रख देंगे इसमें। तो -A, और क्या होगा, dB/dt हो गया हमारा। अब dB/dt को कैसे लिख सकते हैं, dB होता है आपका चेंज कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और dt कितना चेंज इन टाइम के अंदर कितना। तो लिखो जरा, एरिया की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एरिया की वैल्यू आई है, लिखो यहाँ से, एरिया की वैल्यू कितनी होगी, पाई r²। आर की वैल्यू कितनी, 10/√पाई। इसका क्या लगा दिया बच्चों, स्क्वायर लगा दिया, इनटू क्या लगाना पड़ेगा, 10⁻⁻² लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में है। इनटू में क्या लगाना है, डेल्टा बी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0.5 से 0 हो गई है, तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और टाइम कितना लगा है, 0.5 टाइम लगा है इसके अंदर। ठीक। तो बताओ यहाँ से कितना है, 0.5 से 0.5 कैंसिल होगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, यहाँ से हमारा बचेगा 10 का स्क्वायर, 10⁻⁻4। ठीक है। 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो यहाँ से हमको मिलेगा 10⁻²वोल्ट।
जिसको लिख सकते हैं हम 10 मिली वोल्ट। ठीक है, चलो। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। हम्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। तो आपको, आप कैलकुलेशन करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल, हमने क्या करा, एक तरीका समझा कि कैसे कैसे ईएमएफ की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? यूज ऑफ एडी करंट, इनमें से, निम्न में से दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनके अंदर से इसमें एडी करंट का यूज नहीं होता है। तो आपको देखो पता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी। इंडक्शन मोटर के अंदर हमको पता है होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक, जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भी हमारा एडी करंट का यूज होता है। मान लो नॉर्थ है पोल है, क्या साउथ पोल है। ठीक, आपने देखा होगा दो मैग्नेट के बीच में जब भी कोई कंडक्टर जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें ब्रेक स्टार्ट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आपने देखी होंगी ये एनिमेशन। अगर मान लो इसके अंदर से कोई पेंडुलम ऐसे करके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इस वाले केस में वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बीच के अंदर, है ना, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है इसका। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर बीट, डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर ऐसा गैल्वेनोमीटर है, आपने देखा होगा जब भी ना गैल्वेनोमीटर की सुई किसी पर जाके रुकती है तो ऑसिलेट करती रहती है। ऑसिलेशन को कम करने के लिए या बीट को कम करने के लिए नीचे एक एल्यूमिनियम की वो लगा देते हैं, प्लेट। जिससे क्या होता है, उस प्लेट के अंदर एडी करंट्स की फॉर्मेशन होती है और वो अपना ऑसिलेट जो होती है वो करना बंद होती है, उसकी कम हो जाती है उससे ऑसिलेशन। तो इस कारण हम गैल्वेनोमीटर के अंदर भी यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर के अंदर यूज आती है। एक हमारा क्या बच गया, सिर्फ डायनामो के अंदर एडी करंट का कोई अभी यूज नहीं है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डायनामो वाला करेक्ट है। चलो अब जरा अगला देखो। निम्न में से दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहले देखो, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ द करंट स्टेटमेंट। हाँ, तो इसने बोला है पहले के अंदर कि जो लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू अ कॉइल मेंटेन्स अ करंट इन अ कॉइल इफ द सर्किट कंटिन्यूस। इसने बोला है कि हमारे पास क्या है, एक एक कॉइल है और कॉइल में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। ठीक, तो हमको क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक कॉइल है और हमने क्या कर रखा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें प्रेजेंट हो रही है। मीन्स मान लो एक हमारे पास कॉइल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। इन्होंने बस क्या कर रखा है, मैग्नेट को साइड में रख रखा है और कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ क्या कोई करंट, क्या कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके अंदर? नहीं ना। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, बेशक सर्किट कंटिन्यूस है कुछ भी हो। ठीक, तो इसके अंदर कोई करंट जनरेट नहीं होगा। करंट जनरेट कब होता है, जब हम आगे पीछे इसको लेके जाएंगे जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी और ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल नहीं है। फिर देखो, आ कॉइल विद मेटल वायर कीप स्टेशनरी इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। मान लो हमारे पास एक क्या रख दी है, एक कॉइल रख दी है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दी है। मीन यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर क्या है बच्चों, कम है। तो बताओ यहाँ पर भी क्या फ्लक्स चेंज हो रही है क्या कोई? यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब नो ईएमएफ। तो ये भी बात क्या बोल रखी है, गलत बात बोल रखी है, ये भी ठीक नहीं है। इधर देखो, चार्ज पार्टिकल रीजन से ना रीजन, चार्ज पार्टिकल एंटर इन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 85 डिग्री। बोला गया है एक चार्ज पार्टिकल 85 डिग्री के एंगल से क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। तो वो पाथ कैसे रहेगा, सर्कुलर रहेगा। ठीक, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम कोई चार्ज पार्टिकल थ्रो कर रहे होते हैं, जा रहा होता है, वो तो 90 डिग्री पर क्या लेता है, 90 डिग्री पर सर्कल लेता है। इस केस के अंदर क्या होगा, वो हेलिकल स्पाइरिकल शेप में क्या करेगा, वो घूमेगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है। फिर क्या आता है, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब है, इसमें ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है जब एक मूविंग पार्टिकल आपका एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लो कर रहा होता है, जा रहा होता है, जबकि उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग भी रही है। तो इसको ऐसे समझेंगे, देखो जरा। मैग्नेटिक फील्ड में ना एक चीज याद रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड हो, आपकी जो फोर्स लगती है ना मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, वो सिर्फ क्या चेंज करती है, ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की सिर्फ क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती है। ठीक, मैग्नीट्यूड चेंज क्या करती, नहीं करती बच्चों। ठीक, तो हम अगर डेल्टा के की वैल्यू देखें तो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर मॉड वी का स्क्वायर। ठीक, आप बताओ जरा, सिर्फ चेंज कर क्या कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, इसको पढ़ो जरा। एक कॉइल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके एरिया दिया हुआ है इसका, और आपको दे रखा है कि डिक्रीज हो गई है एक मैग्नेटिक फील्ड कितने 10 की पावर -2 क्या हो गई है, चेंज हो गई है, डिक्रीज हो गई है कितने सेकंड के अंदर, 0.01 सेकंड के अंदर। ईएमएफ आपको निकालना है, फिर से आपको वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -d5/dt। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, फाइव की जगह क्या रखेंगे, NBA cos थीटा। NBA cos थीटा के अंदर से जो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, -d/dt, फाइव की वैल्यू रखो यहाँ पर NB। ठीक है, ए। अब इसके अंदर से कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, एरिया तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा N∆B/∆T, इनटू में ए आ गया हमारा। ये क्या होगा, हमारा ईएमएफ हो जाएगा। और ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सबकी वैल्यू 1000 हो गए यहाँ पर। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, मतलब 10 की पावर -2 लिख दो उसको भी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है, 4 × 10 की पावर-4। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको आंसर, 400 मिली वोल्ट का आपको ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर। करंट का चेंज दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है, एवरेज वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की इतनी प्रोड्यूस हुई है। आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा इसका, E इक्वल टू कितना होता है, LdI/dt होता है। ठीक है, तो आप रख दो यहाँ से, किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ΔT/ΔI, मिनटों में कितना ई आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, चेंज इन टाइम कितना है, 0.1। नीचे करंट कितना चेंज हुआ है, 5 एम्पेयर से 2 एम्पेयर का चेंज हुआ है, और इसका ईएमएफ कितना है, 50। तो कितना आएगा यहाँ से, ऊपर 0.5, 5/3 आएगा ना यहाँ से। 5/3 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.67 हेनरी। और हेनरी क्या होती है, हेनरी होती है इंडक्टेंस की यूनिट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आया 1.67 हेनरी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ना आपको एक ग्राफ दे रखा है, करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और आपको पूछा गया है ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ का ग्राफ क्या होगा, इनमें सबसे सूटेबल ग्राफ कौन सा होगा। तो देखो जरा, इसके अंदर हम ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, E इक्वल टू कितना होता है, माइनस, बताओ, LdI/dt होती है। अच्छा, क्या आपको कुछ दिख रहा है, LdI/dt क्या होता है, LdI/dt स्लोप होगी इसकी, इसकी क्या होगी, स्लोप होगी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ईएमएफ किसके बराबर है, माइनस स्लोप के बराबर है। अब आप ना क्या करते रहो, चेक करते रहो स्लोप किसकी। देखो, यहाँ से क्या है, स्लोप की बराबर किसकी हो गई, tan थीटा के बराबर होगी, तो -tan थीटा लिख सकता हूँ। पहले वाले रीजन में जाके देखो, tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो पहले वाले केस के अंदर ईएमएफ कितना जनरेट होगा, नेगेटिव। तो पहले वाले के अंदर कितना होगा, पहले वाले के अंदर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और आगे साइन इसका नेगेटिव का लगा हुआ था, तो ईएमएफ कितना होगा, नेगेटिव में जनरेट होगा। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में देखो, दूसरे में जो हम चले तो हमने देखा कि जो DI/dt की वैल्यू है 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या है, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है। एम की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, दूसरे केस के अंदर 0 आ रही है, दूसरे लाइन पर। तो इस केस में हमको ये पता लगे, इसमें ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब तीसरा वाले पोर्शन पर आओ, तीसरी जो लाइन है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 90 से क्या आएगी, बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू 90 से क्या आएगी बच्चों, बड़ी आएगी। tan थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, तो tan क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
यहाँ पर क्या होगा, 10 नेगेटिव हो जाएगा, और 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से इसका जो ईएमएफ होगा, एक माइनस आगे लग रहा था और एक -10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा इसके ईएमएफ, इसकी वैल्यू आएगी प्लस के अंदर आएगी इसकी वैल्यू। तो देखो जरा कौन सा सुटेबल ऑप्शन है तुम्हारा। पहले क्या जा रहा था, तुम्हारा जो ग्राफ जा रहा था वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। उसके बाद क्या ग्राफ हुआ, क्लोज, जो तुम्हारी स्लोप थी वो कांस्टेंट थी तो 0 हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो ईएमएफ था वो किस में आया, पॉजिटिव में आया। ठीक, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। हमारा कौन सा ग्राफ शो दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नहीं, हमारा कौन सा था, माइनस नीचे है तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है दो सर्कुलर क्या है, कॉइल हैं जिनका रेडियस R1 है और दूसरे क्या है R2 है। तो इनको सबसे पहले बना लेते हैं। तो पहले वाले का रेडियस कितना दे रखा है, R1 दे रखा है, दूसरे वाले का R2 दे रखा है, और बोल रखा है R2 क्या है, छोटा है R1 से। तो इसका बोल दिया मैंने R2 बोल दिया, और बड़े वाले का क्या बोल दिया, R1 बोल दिया। ठीक, ये बोले म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी दोनों के बीच के अंदर। तो देखो इसके इसने ना नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, पहले वाले को लिए N1 और दूसरे वाले के लिए N2। ठीक है, हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको ना ऐसा मान लेते हैं, पहली वाली जो कोयल है, जो हमारी जो फर्स्ट वाली कोयल है, बड़ी वाली कोयल है, उसके अंदर से मान लो हमारा I1 करंट जा रहा है। तो I1 करंट जाने से हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो यहाँ पर क्या करेगी, फ्लक्स क्रिएट करेगी, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का उसके सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिखो बच्चों, कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, पहली वाली कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एन से गुणा होगी ना। तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में I1 अपॉन में कितना आ गया आपका, आपका आ गया 2R1। ठीक, यहाँ पर क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पर क्या होगा, R1 हो गया, बड़ी वाली रेडियस कितनी, R1 है। अच्छा, हमको ये पता लगी। अगर हमको 5 2 की वैल्यू देखनी है, तो 5 2 की वैल्यू कितनी होगी, अंदर जितने भी तुम्हारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है उसको गुणा कर दो एरिया से, वो 5 2 हो जाएगी वैल्यू। लेकिन इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 थे, तो N2 से गुणा होगी और फिर आएगा बी और ए। अब बी की वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। तो N2 और B2 की वैल्यू पुट कराओ जरा, कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, N1 I1, और एरिया के कितने होगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। नीचे से कितना आएगा, 2R1। ठीक, अब इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, बताओ। सेपरेट करोगे तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, मैंने ना एक बात बताता हूँ आपको। जब भी ना ऐसा बोला हो आपको कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है या सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो ना ऐसा करो कि फाइव ना, हमको पता है फाइव फाइव इक्वल टू एम आई के बराबर होता है, यही तो होता है, फाइव इक्वल टू एम आई के बराबर होता है। तो फाइव निकालने के बाद आई को क्या कर लो, सेपरेट कर लो, जो भी बच्ची कुची वैल्यू होगी वो क्या होगा, एम होगा। तो आपको यहाँ से आई को सेपरेट कर लेना और बाकी सब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई, ठीक, R2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2R1, और यहाँ पे क्या बचेगा, I1। तो ये सारी जो चीज़ें किसके बराबर होगी, M के बराबर होगी। ठीक, तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू नॉट N1 N2 R2 का स्क्वायर अपॉन में 2R1। हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो जरा। अगला सवाल एकदम इजी सवाल है, मोशन ईएमएफ का सवाल है। एक, अगर कोई बॉडी आगे की तरफ जा रही है रिवेलोसिटी की तरफ, तो उसके अंदर क्या है, एक बैटरी की तरह काम करती है। बैटरी कैसे काम करेगी तुम्हारा, देखो मैं तुमको एक चीज सिखा रहा हूँ। अपना हैंड लो और वेलोसिटी डायरेक्शन में अपनी फिंगर रख दो। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जा रही है अपनी उंगली क्या करो, कर्ल करो। देखो आगे की तरफ जा रही थी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगली कर्ल करो, अंगूठा क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है जब ये बाहर आगे की तरफ जाएगी तो ये क्या बनेगी कि बैटरी की तरफ बिहेव करेगी। और उस बैटरी की पोलैरिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना, अंगूठे की तरफ क्या आता है, प्लस आता है, और नीचे क्या आएगा आपका, माइनस आ जाएगा।
तो ठीक, तो हमारी क्या होगी, बैटरी बन चुकी है। अब इस बैटरी की हमको क्या लिखना है, ईएमएफ निकल लिखना है, तो क्या होता था, बीवीएल होता था हमारा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना था, इसका पोटेंशियल था बीवीएल था, लेकिन साथ में यहाँ से करंट बह के और आ रहा है, भाई देखो यहाँ से करंट और बह के आ रहा है। ठीक, अब ये करंट बह के आ रहा है यहाँ से, तो क्या होगा, इसके अंदर से जाएगा, रजिस्टर के अंदर से। अब जो अंदर नीचे बार दे रखी नहीं वाली, इसका रेजिस्टेंस भी आर दिया हुआ है। ठीक, तो इसके अंदर से जाएगा तो पोटेंशियल का क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। वो कितना होगा, V इक्वल टू आई आर होगा। तो पहले पोटेंशियल कितना था, पीवीएल था, उसमें से पोटेंशियल आई आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड ए है और उसको डायगोनल के अलोंग क्या कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कराया जा रहा है इस तरह से। अब आपको फिर से क्या करना है, आपको ईएमएफ की वैल्यू निकलनी है। तो ईएमएफ क्या होगा, हमको हमको पता है फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, फाई होता है आपका एन बी ए कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको ईएमएफ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब करो जरा, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू होगी -d∅/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, एन की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। बी एरिया कितना होगा इसका, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह क्या लगेगा, कोस ओमेगा टी लगेगा, है ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के साथ है, तो यहाँ पर थीटा कौन रिप्लेस कर लेगा, तो ओमेगा टी रिप्लेस कर लेता था। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो जरा, -d/dt, और इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन हमको कर देना है। तो यहाँ से कितना आएगा, 10 तो कॉन्स्टेंट, बी ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, एक माइनस साइन से एक माइनस साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक, बस हो गया हमारा, ईएमएफ की वैल्यू निकल गई, tan b a² ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो tan b a² ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनोइड का 0.8 मिली हेनरी। और उसके बाद हमने क्या करा, एक सॉफ्ट आयरन की कोर ली और उसके अंदर क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है, 900 है। और इसको इंसर्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि वो किसके बराबर हो जाए, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इसको प्लेस करने के बाद। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एल का फॉर्मूला देख लेते हैं कितना होता है। ठीक, तो एल का आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको यहाँ से पता लग सकता है, एल का फॉर्मूला देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, n φ b इक्वल टू किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है। तो यहाँ से एल का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, n φ b अपॉन में कितना, आई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सब चीज वैल्यू पुट करनी है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन की जगह क्या रख दो, कैपिटल एन की जगह क्या रख दो, स्मॉल एन रख दो। फाई बताओ कितना होगा, फाई क्या होगा तुम्हारा, फाई बी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है हमारी μ0 Ni। ठीक है, सोलेनोइड के लिए। अच्छा सर ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताओ एरिया, एरिया लिख देंगे। चलो अब लिखवाते जाओ सब कुछ। तो हमारा कितना हुआ, यहाँ से बी की वैल्यू लिखो μ0 Ni, और एरिया की गुणा होगी तो एरिया हो गया, और नीचे क्या है, करंट। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना बचेगा, एल की वैल्यू कितनी मिलेगी, n² L μ0 A। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जैसे ना ऐसा करो, इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लो, n² L ओमेगा L² N A की वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो। आपको एल दिया हुआ है ना, पहले का एल दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, 0.18 दे रखा है, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, n² L μ0 A आ रही है यहाँ से। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो, n² μ0 A की वैल्यू यहाँ से निकालो जरा, कितनी होगी। तो n² L A बराबर किसके आ जाएगा, 0.18, और 0.18 किसके अंदर है, मिली हेनरी के अंदर है। तो 10 की पावर माइनस क्या करनी पड़ेगी, 3 माइनस करनी पड़ेगी, 10 की पावर -3 गुणा करनी पड़ेगी, और नीचे क्या आ जाएगा, μ0 आ जाएगा। तो अभी के लिए हमने क्या करा, इसकी वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली है, n² L A की वैल्यू, ये हमारे आगे काम आएगी अब।
अब चलो जरा L2 पर चलो। तो जब हमने प्लेस करा है सॉफ्ट आयरन कोर को, क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो उससे क्या होगा, इसका जो इंडक्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही वाला फॉर्मूला क्या कर दो, रिपीट कर दो। ठीक। तो बताओ जरा कितनी होगी इसकी वैल्यू। L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से फॉर्मूला लगाओ, n² L μ1 A। अब तो हमारा म्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर उसके अंदर प्लेस कर दी गई सोलेनोइड के अंदर। ठीक। म्यू 1 की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी होगी, क्या आपको पता है म्यू 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, 900 इंटू म्यू के बराबर, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है इसकी। अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। देखो n² L A की वैल्यू मैंने आपको बोली थी, इसको निकाल लो ताकि यहाँ पुट करने की काम आ जाएगी। तो n² L A की वैल्यू 0.18, ठीक है, 10⁻³ अपॉन में म्यू 0। और आपको यहाँ पर देखो म्यू 1 की वैल्यू क्या की जगह क्या रख सकते हैं, 900 इंटू में म्यू 0। म्यू 0 से म्यू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और L2 का जो आपको मिलेगा, जो L2 कैसे मिलेगा आपको, उसको सबको सॉल्व करना, और आपको L2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, L2 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 162 मिली हेनरी। ठीक। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक रोड है जो क्या 30 डिग्री पर बेंड हो रखी है, मतलब 30 डिग्री पर क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, और ऐसे फिर मूव कर रही है। मोस्टली इमेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको। जो हमारा फॉर्मूला होता था BBL, उसके अंदर क्या होता था, जो एल होता था वो एल इफेक्टिव होता था हमारा। यहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंगे इसका, तो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, L cos 30। तो BVL cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा, BVL √3/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर देखो जरा 13 क्वेश्चन को पढ़ो। एट द सेंटर ऑफ लार्ज सर्कुलर रिंग रेडियस कितना आर है, और इसके अंदर एक छोटी रिंग दे रखी है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो एक बड़ी रिंग है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसके अंदर क्या दे रखी है, छोटी रिंग दे रखी है जिसका स्मॉल आर है रेडियस। म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा इसका, एम की वैल्यू निकालनी है, उसी तरीके से निकालनी है। पहले क्या निकाल देना, B1 देखना है इसका, B1 कैसे निकलेगा। मान लिया भार वाली जो कॉइल है उससे करंट कितना पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है। तो इससे क्या निकालनी है, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ पर फ्लक्स निकालो। फ्लक्स को फिर से किसके बराबर कर दो, फिर से इसके बराबर कर दो, फाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, MI के बराबर होता है। तो फाई निकालो और वहां से आई की वैल्यू क्या कर दो, सेपरेट कर दो, आपको एम की वैल्यू पता लग जाएगी। चलो करते हैं इसको। तो B1 की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी है। B1 की वैल्यू निकलेगी सर यहाँ से म्यू 0, ठीक, म्यू 0 I अपॉन में 2R निकलेगी, 2R निकलेगी ना। ठीक, यही तो होती थी, अभी बताई थी आपको। ठीक है। अब क्या करो, फाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, फाई 2 होगा तुम्हारा आ, आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी अंदर, B1 ले लिया हमने। ठीक। भाई अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, बाहर वाली कॉइल के कारण होगी, B1। और एरिया होगा इसका, B1 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, म्यू 0, ठीक है, I1 अपॉन में 2R। म्यू 0 I1 अपॉन में 2R, और एरिया कितना होगा इसका, πr²। एरिया छोटे वाले का लेना, ये वाले का। ठीक है। तो चलो कितना आया, यहाँ से आपको क्या करो, फिर से वही आई की वैल्यू सेपरेट कर लो, और बाकी जो बचा कुचा है वो म्यूचुअल इंडक्शन होगा आपका। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा आपका। चलो भाई, करो इसको सेपरेट। तो यहाँ से कितना आएगा, म्यू 0 πr² अपॉन में कितना आएगा नीचे, 2 कैपिटल R। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल M के बराबर आ जाएगा। तो म्यू 0 π² अपॉन में 2R। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो, मान लो इस वायर पर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, लेकिन वो क्या तो जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब बताओ डिक्रीज होता जा रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, हाँ इस जगह पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, ऐसे कुछ निकलती हुई आएंगी, और यहाँ पर कैसे आएंगे, ऐसे आएंगी। अगर ये चीज डिक्रीज होती जा रही है, करंट क्या डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी। आप राइट हैंड रूल लगाओ, जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या पेपर से बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर ये डिक्रीज होना चाहेंगी
अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी, कोयल क्या करेगी, उनको बढ़ाना चाहेगी तो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कैसे करेगी, इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके। तो करंट बताओ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा अंगूठे के डायरेक्शन में यूं। हमारा कैसा आंसर आ गया, हमारा आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, हमारा करंट जाएगा इस कोयल के अंदर। तभी क्या कर पाएगी, उसको सपोर्ट कर पाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक कोयल है जिसका एरिया कितना है बच्चों, ए दे रखा है। चेंज हो रहा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हो रहा है। टाइम इंटरवल कितने के अंदर, टी के अंदर। आपको ईएमएफ निकालना है। फिर से आपको वही काम करना है, इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी कर दो। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है डी फाइव बाई डी टी। चेंज किसके अंदर आ रहा है, फ्लक्स के अंदर आ रहा है। किसके कारण से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण से आ रहा है। तो बताओ कितना चेंज हुआ है, फोर बी नॉट से बी नॉट हो गई कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर हो गई। अब एरिया लिखना पड़ेगा, तो यही होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया, फ्लक्स हो गया और टाइम से डिवाइड मार दिया हमने। ठीक, कितना आया, थ्री बी नॉट ए अपॉन में टी। ठीक, इतना ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा थ्री बी ए नॉट अपॉन में टी। चलो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको देखो जरा, हमको क्या दे रखी है, एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है जो क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, प्लेन के क्या परपेंडिकुलर क्या कर रखी है, प्लेस कर रखी है। ये कॉइल दे रखी है, और इसकी खास बात क्या है, इसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है, मतलब घट बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखो, अब इसको ना हम सोच के भी कर सकते हैं, एक तरीका तो है। एक दूसरा है मैथ लगाकर हम इसको करें। ठीक, तो चलो दूसरे तरीके से करके देखते हैं एक बार हम। अगर हम लिखना चाहें भाई ईएमएफ की वैल्यू हमें देखनी है, तो सबसे पहले हमको फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो जरा फाई की वैल्यू देखो कितनी होगी, बी ए। बी कितना हो जाएगा, बी को बी है, और एरिया कितना है इसका, एरिया हो जाएगा रिंग का पाई आर स्क्वायर। अगर मैं फाई को डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारा क्या वो नहीं आ जाएगा, ईएमएफ नहीं आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी। तो बताओ उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा मुझे। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो टू डी पाई आर डी आर अपन में डी टी मिल गया ना, डी आर बाई डी टी होगा क्योंकि ये चेन रूल से डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये चीज की जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर के, और डी आर बाई डी टी का प्रोपोर्शन आ रहा है। अब हमको देखना है डी आर बाई डी टी की वैल्यू देखनी है सबके अंदर। अब आप एक बार बताओ, यहाँ पर आर और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, क्या डी आर बाई डी टी स्लोप दे रहा है इस ग्राफ की। पहले वाले में देखो स्लोप कितनी जा रही है, इस वाले के लिए स्लोप कितनी जा रही है, एम की वैल्यू जीरो जा रही है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो रखोगे तो पहले वाले के लिए तुम्हारा जो ईएमएफ होगा पहली लाइन के लिए वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो जनरेट होगा। इसका मतलब ग्राफ ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। आगे चलते हैं, दूसरे वाले पर जाओ, दूसरी लाइन पर जाओ। वन से जब टू पर चलेंगे तो बताओ, डी आर बाई डी टी तो कांस्टेंट है, जो इसका स्लोप है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है इस वाले केस के अंदर जो डी आर बाई डी टी है वो तो क्या है आपका कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट होगा, इससे पता लगेगी नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, मतलब जो ईएमएफ है वो रेडियस तुम्हारे रेडियस के साथ क्या लीनियर वे में बढ़ता जा रहा है हमारा। देखो जरा दूसरा ग्राफ देखो कौन सा जा रहा है, तो हमको दिख रहा है लीनियर वे में बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जीरो है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद लीनियर बढ़ रहा है। ठीक, आगे एक बार और चेक कर लो, आगे की स्लोप फिर से कितनी दिख रही है, एम की वैल्यू कितनी दिख रही है, जीरो दिख रही है। एम की वैल्यू जीरो तो फिर से ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा यहाँ से करेक्ट है, जो सूटेबली एकदम तरीके से समझा रहा है कि हाँ ये ईएमएफ की वैल्यू ऐसे ऐसे वैरी कर रही है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, फ्लक्स की जो फ्लक्स दे रखा है वो टाइम के फंक्शन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमको क्या निकालनी है, फ्लक्स निकालनी है। हमको कैलकुलेट करनी है फ्लक्स एट मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, जब उसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा उस टाइम पर कितनी फ्लक्स जनरेट होगी उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी सर, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी कर दो। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी आ गई। ठीक, अच्छा, अब क्या पूछा है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, कितनी होगी, अभी ई की वैल्यू आ गई थ्री टी स्क्वायर अपॉन थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी है मैक्सिमम मिनिमा, अगर मैं डी बाई डी टी कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो कर दूं, तो क्या मुझे टाइम मिल जाएगा यहाँ पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो हम क्या करें, डी बाई डी टी कर दो तुम।
उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, करो उसका डी बाई डी टी 0। 60 -6 = 0 करोगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 सेकंड मिल जाएगी। इसका मतलब है 1 सेकंड पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो हमसे ईएमएफ की वैल्यू तो नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि जब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो उस टाइम पर फ्लक्स बतानी है। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो उसके अंदर 1 की वैल्यू पुट कर दो जरा, तो यहाँ पे कितनी आएगी, उसकी पावर 3, 3 1 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा, और क्या +6, तो -1 3 +6 कितना आ जाएगा आपका, 4 वेबर। ठीक, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, 4 वेबर। अगला क्वेश्चन देखो जरा बच्चों। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, दो कॉइल हैं जिनका म्यूचुअल इंडक्शन कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, और करंट चेंज कर रहा है, सेम रेट से करंट चेंज कर रहा है। आई की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन दे रखा है इसका। ठीक, और बोला हुआ है आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से मैग्नीट्यूड कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ का। टाइम की वैल्यू भी दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, हमको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पता करनी है, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा ये वाला, E = कितना होता था आपको अभी बताया, E = M/I/dt भी होता था, है ना, याद है ना आपको, DI/dt होता है। ठीक है, आ, अब हमको क्या निकालना है, DI/dt करना है, मतलब करंट को क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, आई की वैल्यू I0 sin ω2 थी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, DI/dt कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, I0 का I0 हो जाएगा, sin ω t का क्या हो जाएगा, cos, sin 2ω t का हो जाएगा cos 2ω t, और ओमेगा जो है, तो ओमेगा वो बाहर आ जाएगा दोबारा से। ठीक, तो यहाँ से DI/dt की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है हमारी। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या करो, पुट करो, ईएमएफ बताओ कितना कर रहा था, हमको ईएमएफ ही फाइंड करना है। म्यूचुअल इंडक्शन कितना दे रखा है इन दोनों के बीच में, 0.01 दिया हुआ है, DI/dt की वैल्यू अभी हमने निकाली है। ठीक, अब इसके अंदर सबकी वैल्यू रखते जाओ, I0 की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, और क्या है, एक 2 आ रहा है, ये 2 हो गया। फिर क्या है आपको, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। फिर कॉस, और फिर कितना है, 2 ω t, ओमेगा टी है यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, एंड टी की वैल्यू कितनी होगी, पाई/400। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ से -5 आया, यहाँ से -5 आया, और यहाँ से आपको मिलेगा 1/√2। ठीक, तो सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 5/√2 प्लस का, मोड ई की वैल्यू होगी +5/√2। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके अंदर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इसको तो डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, बहुत आसान सवाल है बच्चों को। तो ई की वैल्यू कैसे होगी, d5/dt होगा, जब ई की वैल्यू निकलेगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा, 16t + 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब 3 की वैल्यू रख दो, टाइम t = 3 सेकंड पर पूछ रहा है, तो 16 3 = 48, और 48 + 4 कितने हो गए आपके, 52 हो गए। तो टाइम = 3 सेकंड पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 52। ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया इंड्यूस करंट कितना होगा। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए क्या करना है, ई को किससे डिवाइड मार दो, रेजिस्टेंस से डिवाइड मार दो, तो 52 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, 2, तो करंट कितना आ गया आपका, 26 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक मैग्नेट बोल रखी है, और पहले वाले केस के अंदर उसको स्पीडली क्या कर रहे हैं, पास लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है एक बार। ठीक है, तो पहले पूछा है इंड्यूस ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे में इंड्यूस चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम किसी मैग्नेट को तेज तेज लेके जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, तेजी से क्या करेगा, बढ़ेगा फ्लक्स चेंज। ईएमएफ क्या होगा, वो बढ़ाएगा। ठीक, तो पहले वाले के अंदर क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा जनरेट, क्या इंड्यूस पर कोई फर्क पड़ेगा, इंड्यूस चार्ज पर, तो बच्चों चार्ज पर ना, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। चार्ज तो क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट।
चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा। हमको दिया हुआ है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू पुश अ मैग्नेट इनटू द कॉइल विद मोर लूप। इसने बोला है जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे, क्या उतना ज्यादा मुश्किल होगा मैग्नेट को पास लेके जाना। तो बिल्कुल बात ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा, तो मैग्नेट को क्या देगा, वो धक्का देता है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल रेजिस्ट द मोशन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेट, ठीक है। तो इसका रीजन भी बिल्कुल ठीक है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है, अपोज करता है मोशन, मैग्नेट का मोशन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ से दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है आपके, अजर्शन रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का, ठीक है। चलो बच्चों, अब बताओ लेंज लो। देखो लेंज लो क्या बताते हैं हमको, लेंज लो बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। भाई मीडियम पर दे रखा है एक तो, कि मान लो दो कॉइल रखी हुई हैं, एक ये रही और एक ये रही हमारी, ठीक। इन दोनों के क्या बीच में मीडियम है उस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ। डिस्टेंस कितनी होगी इस पर भी डिपेंड करेगा, दूर लेके जाएंगे तो भाई करंट करंट कम बनेगा, पास में ले जाएंगे तभी तो होगा। ओरिएंटेशन पर पड़ेगा फर्क, मान लो एक कॉइल ऐसे है और दूसरी कॉइल ऐसे आ गई है, तो कहाँ फ्लक्स जाएगा, तो जीरो फ्लक्स जनरेट होगा। तो क्या होगा, तीनों ही फैक्टर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 24। इसमें क्या पूछे बोला गया है, L1 की वैल्यू दे रखी है, L2 की वैल्यू दे रखी है, और बोला गया था करंट ऑफ टू कॉइल आर इंक्रीज एट द सेम टाइम। जो करंट इंक्रीज हो रहा है इन दोनों का सेम रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब di/dt की वैल्यू क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, सेम दे रखी है। di/dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट दे रखी है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि सेम पावर पर, मतलब पावर भी क्या है बच्चों, सेम है, ठीक। हमको I1 और I2 की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। अब आप ना यहाँ से ये पता कर सकते हो, यहाँ सबसे पहले L की वैल्यू निकालो। L का फॉर्मूला कितना होगा बताओ। L का फॉर्मूला इतना होता है आपका, कितना होगा भाई, अगर मैं L का फॉर्मूला निकालूं तो ऐसा निकाल सकता हूँ, इक्वल टू L di/dt, ठीक है। यहाँ से L का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा E अपॉन में di/dt। अब E क्या है आपका, ईएमएफ है। ईएमएफ V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब इसकी जगह पुट कर दो, V इक्वल टू IR पुट कर दो। नीचे क्या होगा, di/dt हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, R को भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा देखो जरा, IR तक तो आया हमारा। अब R को रिप्लेस करें तो कैसे करें, क्योंकि पावर की चीज हमको पावर लेके आनी है इसके अंदर। तो पावर हमको पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, I² R होता है। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/I²। यहाँ से R की वैल्यू पुट करो कितनी होगी, आई, R की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, P/I², di/dt। एक आई से एक आई कैंसिल हो गया। L की वैल्यू क्या बची है, P, ठीक है। P/I, di/dt। तो हमारा ये फॉर्मूला हमको बन गया, हमारा ये वाला। अब दोनों केस के अंदर हमको इसको देखना है, ठीक। तो पहले वाले का क्या दे रखा है, L1 दिया हुआ है इसका, ठीक। L1 के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, P/I, I1 di/dt। तो P/में कितना हो गया, I1 di/dt। पावर देखो बोला हुआ था कि पावर क्या सेम है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। अच्छा L2 की वैल्यू देखो कितनी होगी, L2 को P/I2 di/dt, ठीक है। अगर इनको मैं डिवाइड मार दूँ तो P से P क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। di/dt से di/dt भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ से हमको जो I1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाए कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे यहाँ से। I1 अपॉन में I2 की जो वैल्यू मिली, जो रेशियो मिला, वो किसके बराबर मिलेगा, तो नीचे वाला L2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया, L2/L1। और L2/L1 की वैल्यू दी हुई थी हमारी, कितनी दे रखी है, L2 की वैल्यू 1 मिलियन हेनरी और इसकी वैल्यू 4 मिलियन। तो 1/4 इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये बताया तरीका कैसे कैसे इसको करना है।
फिर देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, 25 वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखी है, पावर दे रखी है आपको। एक इंडक्टर दे रखा है, उसका इंटर रेजिस्टेंस दे रखा है, पावर कितनी स्टोर कर रहा है, 80 मिली जूल। एनर्जी कितनी डाइसिपेट कर रहा है, 20 वॉट। अब देखो, एनर्जी बोल रखा है कहीं कहीं इसने, और लेकिन क्या दे रखे, पावर दे रखी है, तो पावर है, ठीक है। और वेन ए कांस्टेंट करंट इज पास, करंट कैसा पास कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। और हमको क्या बताना है, इंडक्टेंस बताना है, कॉइल का कितना इंडक्टेंस होगा। तो हमको यू भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, और पी भी दे रखा है। अब हम सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक काम करते हैं, पावर देख लेते हैं कितनी होगी। पावर क्या होता है, पावर होता है I²R। अब यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालूँ मैं, क्योंकि मुझे काम आएगी आगे, ठीक है। हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लगा सकते हैं, हाफ U = ½ Li²। तो वहाँ से यू की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, और वहाँ पर फिर वहाँ से हमको एल की वैल्यू पता लग जाएगी हमको। तो चलो कराओ जरा, कितना होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी P/R। P/R कितना हो जाएगा, √200/50। ठीक, कितना आया आपका, करंट आया आपका 4 का √2 एम्पियर। तो इतना करंट आ गया हमारे पास। अब U हम जानते हैं कितना होता है, ½ Li² होता है, ½ Li²। ठीक। अब सब चीज़ हमको पता है, यू की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 180 मिली जूल, मतलब 10⁻³ ठीक है। हाफ हो गया, एल हो गया, और आई की वैल्यू कितनी निकाली है, 2, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर लो बच्चों, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 90 मिली हेनरी आ जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको देखो जरा, इसको मैं आपको करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो, एक हमारे पास क्या था, एक प्लेट थी, ठीक है। अब प्लेट क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रही है, जा रही है वी वेलोसिटी के अंदर। तो सबसे पहले तो उसका ईएमएफ बताओ जरा कितना आएगा, अगर इसका ईएमएफ निकालने तो कितना कैसे आए निकालते थे हम, E = आता था BVL। और एल क्या होती है, एल इफेक्टिव लेंथ होती थी, और वो कितनी आएगी यहाँ से बताओ, 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। तो सब चीज दी हुई है, कितनी 0.6 क्या दे रखा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पोटेंशियली सॉरी वेलोसिटी कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में करेंगे तो 10 की पावर क्या करेंगे, -2 गुणा करेंगे। फिर क्या एल कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 10 की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी हमारी। ई की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी आपकी, 3 × 10⁻³ यहाँ से क्या आएगी, ई की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ठीक है। तो देखो ई की वैल्यू तो देखो सबकी सेम आ रही है, हाँ इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, सबकी सेम है। आपको एक मैं चीज बताऊं, जब ना पहली पहली बार में जब ये प्लेट अंदर जाना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, अंदर आने वाली जो फील्ड है वो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा ना इसके अंदर, वो कैसे जनरेट होता है, आपको याद रखना, नेगेटिव जनरेट होता है। जब पहले जब रीजन में जाएगी ना, तो कैसे ईएमएफ जनरेट करेगी, नेगेटिव जनरेट करेगी। उसके बाद देखो जरा, ठीक। तो पहला जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो चलते हैं। उसके बाद देखते हैं, जब इस रीजन के अंदर चली गई वो, तो इस रीजन के अंदर चली गई तो जब तक इस रीजन के अंदर बनी रहेगी तब तक क्या कोई फ्लक्स चेंज होगी नहीं। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब यहाँ तक पूरी वैल्यू 0 रही उसकी। फिर ऐसे बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो पहले नेगेटिव ईएमएफ क्रिएट करा था, अब की बार पॉजिटिव ईएमएफ क्रिएट करेगी। तो अब की बार ईएमएफ का जो ग्राफ होगा कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा प्लस के अंदर। तो पहले नेगेटिव आ रहा था, फिर बीच में 0 हो गया, फिर प्लस आ गया। तो हमारा कौन सा दिख रहा है ऐसा ग्राफ, जो पहले नेगेटिव था, फिर 0 था, फिर प्लस हो गया। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो आगे। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है। वेन एवर मैग्नेट इज मूव्ड, कंडक्टिंग कोयल के पास मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ईएमएफ जनरेट करने के लिए, नंबर ऑफ टर्न भी डिपेंड करेंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न उतना ज्यादा ईएमएफ। स्पीड जितनी बढ़ाओगे, ठीक है, जितने ज्यादा क्या बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे आप, उतना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा। जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, है ना, ईएमएफ के अंदर रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं।
चलो इस सवाल को देखो जरा। इसके अंदर क्या बोला है, रेक्टेंगल लूप दी हुई है, जो क्या कर रखी है, कनेक्टर से कनेक्ट की हुई है, जिसका लेंथ एल है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम। और ये दो क्या दे रखे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है। ये पूछा बोला गया है कि अगर इसको वी वेलोसिटी मतलब 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले आपको अगर फोर्स निकालनी है तो आपको वो वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, आई बी एल वाला। ठीक है। तो हमको पहले आई देखना है, बी देखना है, और एल देखना है कितना होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले एक काम करो, ये सर्किट बन रहा है ना, पहले सर्किट सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, जिससे आर की वैल्यू आ जाएगी। आर से फिर हम आर निकल जाएगा, वी इक्वल टू आई आर लगा के हम फिर आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आई पता लग जाएगा हमको। ठीक है। बी हमको दिया हुआ है, एल भी पता है हमको, सब चीज़ पता लग जाएगी। सबसे पहले क्या निकालना है उसका, आर नेट निकाल लो कितना होगा। तो ये जो कनेक्शन वो बन रहा है ना सर्किट, वो कुछ ऐसा बन रहा है। एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर कैसे जा रहा है, बीच में जा रहा है, और एक रजिस्टर है, एक्शन रजिस्टर ये रहा। अब देखो इसके बीच में क्या बनेगी, एक बैटरी बनेगी। ठीक है, इसके बीच में बैटरी बनेगी, और कितनी बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, मैंने बताया था आपको। जब भी कोई रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रही है तो बैटरी बनती थी, ऊपर प्लस आता था, नीचे नेगेटिव माइनस आता है। तो कितना होगा, वो बीबीएल हो जाएगा। तो वीबीएल हो गया, वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 टेस्ला हो गई, लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है। ठीक है। अच्छा आप एक बात याद रखना, देखो ध्यान से देखो, ऊपर बैटरी आ गई कि नीचे का टर्मिनल आ गया। ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर दोनों के अंदर किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो पहले पैरेलल के अंदर सोल्व करो, और फिर ये वाला जो रजिस्टर होगा उसको सीरीज के अंदर लगा दो। तो ये कितना है, 6 ओम, और ये कितना है, 3 ओम। तो 6 और 3 को अगर पैरेलल में करोगे तो कितना आएगा आपका, नेट 2 ओम आ जाएगा। फिर जो नेट 2 ओम होगा उसको फिर से क्या कर देना, कनेक्ट कर देना इस अंदर वाले 2 ओम से। ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम, बताओ कितना हुआ, 2 ओम 2 ओम कितना हुआ, रेजिस्टेंस मिला, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया हमको। ठीक है सर। अब क्या करो, वी इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा देंगे, करंट निकालना है क्योंकि हमको, तो वी इक्वल टू आई आर लगा दो। क्या पोटेंशियल हमको पता है, हाँ पता है, 4 वोल्ट निकला था। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना निकला है, 4 निकला है। आई की वैल्यू बताओ कितनी निकल गई, 1 एम्पियर निकल गई। बहुत बढ़िया। फोर्स बताओ कितनी हो जाएगी, फोर्स क्या होगी, आई बी एल, आई बी एल, आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। ठीक है। और बी कितनी है तुम्हारी, 2 टेस्ला है, और लेंथ कितनी है तुम्हारी, 1 मीटर की लेंथ है। तो फोर्स कितनी हो गई तुम्हारी, 2 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। ठीक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो जरा। इसमें बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है, वो ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो मास मैकेनिक्स के अंदर मास की तरह बिहेव करता है। ठीक ना, जैसे मैकेनिक्स के अंदर मास काम करता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या, सेल्फ इंडक्टेंस काम करता है। चलो इसको देखते हैं एक बार। मैकेनिक्स के अंदर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिख के देखो आप, तो कैसे लिखोगे, बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ बच्चों mv²। ये वेलोसिटी हो गई, मास हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर बताओ, एनर्जी का कोई फॉर्मूला है आपके पास, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, और वो भी क्या, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक। एनर्जी स्टोर कितनी होती थी, वर्क कितना होता था, हाफ LI² वर्क होता है ना इसका। अब बताओ, ये क्या है तुम्हारा, ये dq/dx/dt करने से आती है वेलोसिटी, और ये क्या आती है, dq/dt करने से क्या आता है, करंट आता है। सब दोनों के दोनों सेम सेम लग रहे हैं। यहाँ पर हाफ हो गया, एम की जगह कौन रिप्लेस कर रहा है, देखो एल रिप्लेस कर रहा है इसको। जो एल काम, जो मास काम करता है मैकेनिक्स के अंदर, वही काम क्या करता है, एल काम करता है। हाँ बिल्कुल, पहला ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक। अच्छा फिर बोल रहा है, इसका रीजन, द वर्क नीड टू डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन स्टेबलाइजिंग द करंट। जो वर्क होता है वो हमारा बैक, जो वर्क नीड टू अगेंस्ट, जो बैक ईएमएफ हमारा जनरेट होगा, ठीक है, उसके अपोजिट में क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है हमको। ठीक है। तो बैक ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखो जरा, मान लो आपके पास कोई इंडक्टर है। ठीक है।
इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा था और वो क्या डिक्रीज होता जा रहा है करंट, तो डिक्रीज होता जा रहा है, या मान लो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मान लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या इंडक्टर क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, तो क्या करेगा, बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, तो प्लस साइन ऐसे लगाएगा, छोटा साइन ऐसे लगाएगा, ताकि करंट क्या जाए, ऐसे जाए। ठीक, तो क्या करा इसने, बैक ईएमएफ क्रिएट करा, और बैक ईएमएफ क्रिएट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं पावर, देखो पावर अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ईएमएफ इंटू में करंट आएगा पावर। ठीक, पावर ही केस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मान लो एनर्जी से इसका रिलेशनशिप निकल जाएगा। तो दोनों हमारे असर्शन और रीजन दोनों एकदम ठीक है। ठीक, और रीजन इसको, असर्शन का जो रीजन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक, तो बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। फिर आगे चलो जरा, 30 क्वेश्चन है आपका, सोलिनॉइड का क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमको पता है बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10, एन की वैल्यू दी हुई है, छोटा एन है, ठीक। कितने दे रखा है, 10 टन दे रखे हैं पर सेंटीमीटर लेंथ में दे रखी है। अच्छा, ये सेंटीमीटर के अंदर बात कर रहा है, पर सेंटीमीटर के अंदर बात कर रहा है। अगर हमको मीटर में लिखना होगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 है, तो 1 मीटर के अंदर कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। ठीक, तो एन की वैल्यू 1000 हो गई। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 10⁻⁻ कितने 7, इसकी वैल्यू 1000 हो गई। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितने निकल जाएगी आपकी, 2 पाई इंटू में 10⁻³ टेस्ला। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज करेक्ट। ठीक, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पूरा। फिर पूछा है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला देख लो जरा, कितना होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है LdI/dt। ठीक है, तो करो उसको। अब हमको क्या निकालना है, एल का निकालना है, तो ई हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, DI/dt हो जाएगा। ई का क्या हुआ तुम्हारा, वोल्ट, यहाँ से क्या आएगा एम्पियर, और यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा सेकंड। तो वोल्ट, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो जरा, अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, और बताओ सेल्फ इंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कौन सा, एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के बराबर होता है, A/L के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको नोट करो, याद करो उस फॉर्मूले को। ये कहाँ से आया है, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल से आया है। यहाँ पर एन की वैल्यू N/L रखोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा फिर से, ठीक, ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ देखो एल किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, करेक्ट बी। फिर देखो जरा, बोला गया नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी क्लोज सरफेस के लिए, वो कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक, तो देखो इसको ऐसा कर देखें कि मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने क्या रख दी, एक मैग्नेट रख दी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। अब देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड जो जाएंगे वो नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में घुस जाती है, यूं करके। अच्छा, क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड ने इस वाले एरिया को पास करा, नहीं। अगर फ्लक्स जनरेट नहीं हो गई, ठीक है, जब अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ने उसको क्रॉस करा ही नहीं है, अंदर से बाहर गई नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी, ठीक है। तो यही क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी है। तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, इंटीग्रल B.ds = 0, आपको पता होगा। और इससे क्या पता लगता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि चुंबक पर सिर्फ नॉर्थ हो या फिर साउथ, सिर्फ साउथ हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो पोल है, मैग्नेटिक मोनोपोल, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आती है क्लोज सरफेस के लिए कितनी आती है, वो 0 आती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। ठीक, अभी तो देखो जरा, आपको फिर से वही काम करना है जो आपको मैंने बताया था, पी वाले पॉइंट पर क्या पता करनी है, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन पता करनी है, कैसे होगी।
तो सबसे पहले देखो कॉइल के अंदर जो करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, इसका मतलब जो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी बैटरी। ठीक है। तो बैटरी का ऊपर प्लस टर्मिनल होगा, नीचे नेगेटिव टर्मिनल होगा। अच्छा, अब क्या करो, अपना फिंगर को क्या करो, वेलोसिटी डायरेक्शन में करो। देखो वेलोसिटी ऐसे है, ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, प्लस है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ कर दो। उंगली देखो कहाँ जा रही है, पेपर के अंदर की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है आपको, पेपर के डाउनवर्ड जा रही है। ठीक। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। जिसको करो जरा। इसको कैसे करेंगे, हमको सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, सोलेनोइड का इसकी लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, और ये एन की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल एन की वैल्यू है, स्मॉल एन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, सबकी वैल्यू बच्चों दी हुई है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 × 10⁻⁷। एन की वैल्यू कितनी होगी, 800। एरिया कितना दे रखा है इसका, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट कर लो, 20 × 10⁻⁴। एल कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, फिर से कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 0.4 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 4.02 × 10⁻³ ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए क्या होगा इसका करेक्ट था। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आपको बतानी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, सबको पता है। ठीक। तो इसकी क्या होती है, वेबर होती है। इसके बारे में और देख लेते हैं, ये क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है, किसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको और याद रखना आप, कभी आगे पेपर में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर अगला देखो, गॉस क्या होती है, गॉस होती है मैग्नेटिक इंडक्शन की, ऐसा यूनिट। टेस्ला क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कैसा यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर आपको ये याद नहीं थी तो इसको नोट करो और याद रखना आगे के लिए, अगर क्या पता है इनमें से क्वेश्चन आ जाए कभी आगे। फिर देखो जरा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होने से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से। ठीक है। तो देखो अगर कोई कॉइल है, तुम उसके पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करोगे, चेंज करोगे, मैग्नेट को आगे लेके जा रहे हो, पीछे लेके जा रहे हो, तुम्हारा इसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तभी क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा तुम्हारा, जनरेट होगा। ठीक। तो हमारा लिंक होने से काम नहीं बनेगा, हमारा होगा तुम्हारा जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही है वो चेंज हो साथ में, तभी ईएमएफ बनता है। ठीक। अगला देखो जरा, अगला क्या बोला, सिंपल ये पूछा है कि इसका इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता है U = ½ Li² होता है, सब कुछ वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू पता करनी है। तो यू की वैल्यू कितनी है इसकी, यू की वैल्यू 25 मिली जूल, मतलब 25 × 10⁻³ हाफ। एल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और एम्पियर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 मिली एम्पियर, मतलब 60 × 10⁻³ ठीक है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3.89 आपको इसकी वैल्यू मिलेगी जब आपको सॉल्व करोगे। ठीक है। ठीक बच्चों, हमारा यहाँ तक काम था, आपको कंसेप्ट बताना, ये तो फिर क्या आपकी कैलकुलेशन है, इसको तो आप आराम से कर भी सकते हो। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी बार बार बराबर प्रैक्टिस किया करो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन क्या होगी, तुम्हारी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर आया तुम्हारा 13.89 हेनरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ये ऑप्शन था इसका। फिर बताना है आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है। तो देखो पहली बात क्या, इनर्शिया की तरह काम करता है। तो देखो जरा, इनर्शिया क्या होता है, कोई भी चीज होती है उसको रोकना चाहता है ना, यही तो होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, हर चीज का क्या करता है, अपोज करता है। मान लो मेरे पास एक टेबल है, सामने टेबल में बढ़ा रहा हूँ, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, कोई चेंज नहीं चाहती। अगर चल रही होती कोई गाड़ी तो हमेशा चलती रहना चाहती है, मतलब जब भी कोई चेंज होगा उसमें उसको क्या होगा, दिक्कत होगी। क्या ऐसा ही काम होता है इंडक्टर का, हाँ। जब भी कोई अगर चीज बढ़ती है तो उसको क्या करता है, वो डिक्रीज करता है।
और जब भी चीज घट रही होती है तो उसको क्या कर रहा होता है, वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो बिल्कुल इनर्शिया की तरह काम करता है, बिल्कुल ठीक है। वर्क डन जो होता है स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हाँ बिल्कुल ठीक है, होता है, वही तो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, कितना होगा हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस अपोज करता है डीके और ग्रोथ ऑफ करंट का, बिल्कुल करता है। देखो इसका जो ग्राफ मिलते हैं, जब करंट ग्रो हो रहा होता है तब भी इसको ग्रो होने नहीं देता, तब भी ऐसा ग्राफ दे देता है। और जब डिक्रीज हो रहा होता है बेचारा, तब भी उसको आराम से डिक्रीज नहीं होने देता, तब भी ऐसे कर देता है। ठीक। इसका मतलब सारे ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट हैं। ठीक। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक। यहाँ तक आ रही है बच्चों बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है जो शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि लेंज लो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक। तो लेंज लो आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर करता है। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या करता है, लेंज लो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक। तो लेंज लो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक हमारे सब कुछ सॉल्यूशन हो चुके हैं पूरे इसके। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।